वेलकम बैक। सदर ट्रंप ने ईरान और इसराइल में जंग बंदी करवा दी। ईरान और इसराइल ने जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है इसराइल 12 घंटे बाद जंग बंदी का आगाज करेगा। सदर ट्रंप का कहना है इसराइल और ईरान मेरे पास आए, दोनों ने अमन की बात की। ये वक्त अमन कायम करने का है। जंग बंदी शुरू हो चुकी है, बराए मेहरबानी खिलाफ वर्जी न करें। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता जंग बंदी का ऐलान कर दिया। बयान में कहा ईरान के खिलाफ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। सिफारती और सिक्योरिटी सतह पर ईरान के साथ मुकम्मल जंग बंदी के मुआहदे तक पहुंच गया। ये मुआहदा बतदरीज नाफिजुल अमल होगा, जिससे 12 रोज जंग का खात्मा करेंगे। नेतन्याहू ने वाज़ेह किया इसराइल अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं भी और किसी भी वक्त कार्रवाई की आज़ादी को बरकरार रखेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दिफ़ाई ताउन और ईरानी जौहरी तनसीबात ख़त्म करने पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। इसराइल ने हमले रोक दिए तो ईरान भी हमले बंद कर देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा, फिलहाल इसराइल के साथ किसी जंग बंदी का कोई मुआहदा मौजूद नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद लिखा, हमारी फ़ौजी कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक आखिरी लम्हात तक जारी रहीं। मैं तमाम ईरानियों के साथ मिलकर अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अपने खून के आखिरी कतरे तक दिफ़ाए वतन के लिए तैयार रही और दुश्मन के किसी भी हमले का आखिरी लम्हे तक जवाब दिया। कामयाबी और फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपोर ने जंग बंदी के बाद पहले बयान में अमरीकी सदर को खबरदार करते हुए कहा ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने किसी जारहियत के सामने सर न झुकाने का ऐलान किया। खामनाई ने एक्स पर 2 टोक ऐलान करते हुए लिखा, दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ है, वो झुकने वाली कौम नहीं। माजी गवाह है, ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जंगबंदी कैसे हुई? कतर ने जंगबंदी कराने में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के सीनियर एहलकार ने बताया ट्रंप ने जंगबंदी के लिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से बराह रास्त राब्ता किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके जंगबंदी का कहा, बताया अब मजीद जंग नहीं होगी, ईरानी कमजोर पड़ चुके हैं। नायब अमरीकी सदर, सेक्रेटरी खारजा और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने ईरानी हुकाम से बात की। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने फोन करके जंगबंदी के लिए ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरान कतर की सालिसी में जंगबंदी पर रजामंद हुआ। सदर ट्रंप ने अमीर कतर से फोन पर बात की और जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। जंग बंदी पर अमल दरामद से पहले ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों में 5 इसराइली हलाक हुए, 22 जख्मी हैं, जबकि इसराइली दहशतगर्दी में 1 ईरानी एटमी साइंसदान समेत 9 ईरानी शहीद हो गए। इसराइल की इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का कहना है हमला मुल्क के जनूबी हिस्से बेरशेबिया में किया गया। कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया का कहना है इसराइली फौज की दहशतगर्दी में तेहरान में ईरानी एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद रजा सिद्दीकी साबिर शहीद हो गए। हमला दारुल हुकूमत की फिरदौसी और वली असर सड़कों के करीब हुआ। इसराइली फौज ने मगरबी ईरान पर हमले में ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया। जंगबंदी के ऐलान के बाद कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन फ़िज़ाई हुदूद खोल दी गई। कतर एयरवेज का कहना है फ़िज़ाई ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है। कुवैत और बहरीन के एविएशन हुकाम और एयरलाइंस का कहना है सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। मुसाफिरों को सफर से कबल एयरलाइन से मालूमात हासिल करने की हिदायत की गई है। PIA का पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल हो गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि मुसाफिरों से गुजारिश है परवाजों की मालूमात कॉल सेंटर से लें। PIA के महकमा रिजर्वेशन ने बुकिंग की दूसरी परवाजों पर मुंतकली शुरू कर दी है। परवाजों के शेड्यूल की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत-ए-हाल के बाइस किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी के बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 5.06% इजाफे के बाद ट्रेडिंग रोकी गई। 100 इंडेक्स ने 1,22,000 की सतह अबूर कर ली। 5,878 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,22,045 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। अंजुम वहाब इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी अंजुम। ये बिल्कुल मार्केट में जो इसराइल और ईरान का जो तनाज़ा रहा था उसकी वजह से मार्केट जो है वो मनफी पॉइंट में चल रही थी। 5% कमी हुई है। उसके बाद मार्केट को बंद कर दिया गया। 1 घंटे के लिए मार्केट को बंद किया गया था। 11:30 बजे के लिए मार्केट बंद की गई थी, जिसके बाद अब
क्योंकि स्टॉक मार्केट में 5,878 पॉइंट की जबरदस्त इजाफे के बाद मार्केट निचलने के लिए मुअत्तल कर दी गई थी। 100 इंडेक्स 1,22,045 पॉइंट की सतह पर मुअत्तल हुआ था। इस इजाफे ये सीज फायर के बाद ये मार्केट में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया था और इस इजाफे की वजह से मार्केट को 5% जब इजाफा हुआ तो इसके बाद मार्केट को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया और अभी थोड़ी देर बाद ट्रेडिंग दोबारा शुरू कर दी जाएगी। और माहिरीन का ये कहना था कि सीज फायर के बाद सरमायाकारों का दोबारा एतमाद बहाल हुआ और एतमाद बहाल होने के बाद उन्होंने ट्रेडिंग में काफी दिलचस्पी ली और शेयर की फरोख्त में तकरीबन तमाम शोबे थे जिनमें इजाफा देखा गया है, जिनमें ऑयल सेक्टर खासतौर पर जो है फहरिस्त रहा था। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, जहाँ पर ट्रेडिंग और शेयर की खरीदो फरोख्त में काफी इजाफा देखा गया था। तो मार्केट 5% इजाफे के बाद दी गई थी और दोबारा अब ट्रेडिंग दोबारा शुरू होगी, जिसके बाद मार्केट का ये अंदाजा है कि मार्केट सीज फायर के बाद दोबारा अच्छा परफॉर्म करेगी और जिसकी वजह से सरमायाकारों का जो है सबसे ज्यादा जो है ना एतमाद नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया। ईरान इसराइल जंगबंदी की इतलात पर बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आने लगी। रॉयटर्स का कहना है कि लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.9% यानी $2.08 कम हो गई और वो $59.40 फी बैरल पर आ गया। इसी तरह वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी 3% या $2.03 कमी हुई है। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $66.48 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान इसराइल जंगबंदी की वजह से तेल की कीमतें मामूल पर आ रही हैं। ईरान अब न्यूक्लियर हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा। अमेरिका ने हमला करके ईरानी एटमी तंसीबात तबाह कर दी। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि अमेरिकी सदर ने किसी जानी नुकसान के बगैर ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म कराया। ईरान ने अगर दोबारा एटमी हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला किया जाएगा। Iran was very close to having a nuclear weapon. Now, Iran is incapable of building a nuclear weapon with the equipment they have because we destroyed it. The president, without, knock on wood, having a single American casualty, obliterated the Iranian nuclear program. We destroyed their ability to enrich uranium. If they have 60% enriched uranium, but they don't have the ability to enrich it to 90%, and further, they don't have the ability to convert that to a nuclear weapon, that is mission success. If Iran is desperate to build a nuclear weapon in the future, then they're going to have to deal with a very, very powerful American military again. The Iranians have learned we can destroy whatever nuclear capacity you build up. I think that lesson is what's going to teach them not to rebuild their nuclear capacity. ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों में नाकाबिले तसव्वुर तबाही हुई है। IAEA सरबरा राफेल ग्रॉसी का कहना है कि अमरीका ने इस्फहान में यूरेनियम अफसूदा करने वाले ईरानी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, जिसमें इस्फहान प्लांट की सिर्फ इमारतों को ही नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि इस मकाम को भी नुकसान पहुंचा जहां यूरेनियम अफसूदा की जाती थी। अफसूदा यूरेनियम को महफूज करने वाली सुरंगें भी तबाह कर दी गई हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हंगामी इजलास में IAEA चीफ ने बताया नेतान्स में भी यूरेनियम अफसूदा करने के प्लांट निशाना बनाया गया। राफेल ग्रॉसी ने ईरान में जंगबंदी की अपील की ताकि इदारे के मुआयनाकार ईरान में जौहरी मकामात का मुआयना कर सके। राफेल ग्रॉसी का कहना था कि ईरान की जानिब से जौहरी हथियारों के अदम हसूल की यकीन दहानी के लिए हमें मुज़ाकरात की तरफ वापस आना होगा। ईरान जब इजाजत देगा IAEA इंस्पेक्टर्स तबाहशुदा साइट्स का जायजा लेंगे। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बिशारतुल फतह कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे पर 11 और इराक में 1 मिसाइल दागा। दोहा के शॉपिंग मॉल में भगदड़ मच गई। पास तरान इनकलाब के मुताबिक कार्रवाई व्हाइट हाउस और इत्तेहादियों के लिए वाज़े पैगाम था। कतरी वज़ीर आज़म ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा, हमारे दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बना दिया। मैं ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने पहले इत्तला दी, जिसके सबब ना ही किसी जान का ज़िया हुआ और ना कोई जख्मी हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर लिखा कि ईरान अब खित्ते में अमन और हम आहंगी की जानिब बढ़ सकता है, इसके लिए इसराइल की भी हौसला अफजाई करूंगा। ट्रंप ने मजीद लिखा, ईरान ने अपनी जौहरी तंसीबात को ख़त्म करने पर इंतहाई कमज़ोर रद्द-ए-अमल दिया। हमें यही तवक्को थी और हमने इसका बहुत मौसर तरीके से जवाब दिया। ईरान की जानिब से 14 मिसाइल दागे गए, 13 को तबाह कर दिया, 1 को आज़ाद रहने दिया गया क्योंकि ये उस सिमत में जा रहा था जहां खतरा नहीं था। सऊदी वली अहद ने अमीर कतर को फ़ोन करके खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वली अहद ने ईरान की जानिब से कतर पर हमले की मजम्मत की और कहा, ईरान का कतर में अमरीकी अड्डे पर हमले का कोई जवाज़ नहीं। सऊदी अरब कतर के साथ है। सऊदी वली अहद ने कतर की खुद मुख्तारी सलामती के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का इआदा भी किया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी अरब और कतर के सफीरों ने मुलाकातें की हैं। कतरी सफीर से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा कि हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। गुज़श्ता रोज़ के हमलों के बाद वजीर आजम ने अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती किया। वजीर आजम से सऊदी अरब के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। मशरिक़ वुस्ता में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी फरमारवा और सऊदी अवाम से पाकिस्तान की अटल यकजहती का अज़्म दोहराया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमलों से सिक्योरिटी सूरत हाल में संगीन बिगाड़ पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान ने तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम के उसूल की हालिया खिलाफ वर्जियों की सख्त मजम्मत की। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की पाबंदी पर जोर देते हुए फरीकैन से ज़ब्त-ओ-तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। पाकिस्तान ने एक बार फिर तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर देते हुए कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। राजा मोहसिन एजाज हमें इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं। जी देखिए, पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और ये कहा गया है कि कतर में अमरीका के अल-अदीद एयरबेस पर हमलों से सिक्योरिटी की सूरत हाल में संगीन बिगाड़ हुआ है, जिस पर तशवीश है। पाकिस्तान की तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम के उसूल की हालिया खिलाफ वर्जियों की जो है वो सख्त मजम्मत भी की गई है और पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की पाबंदी पर जोर दिया गया है और फरीकैन से ज़ब्त-ओ-तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की गई है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान एक बार फिर तमाम जो तनाज़ात हैं उनके हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर देता है और फौरी तौर पर कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात का मुतालबा करता है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। एलामिया में कहा गया कि कमेटी ने ईरान अमरीका तामीरी मुज़ाकरात के दौरान इसराइल के हमलों पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों ने कशीदगी बढ़ा दी है। इसराइल ने गजा पर वहशियाना हमले जारी रखे हैं। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के हमले से 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेवनी फ़ौज ने वस्ती गजा की सलाहुद्दीन स्ट्रीट इमदादी मरकज़ पर बम बरसाए। दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 55,969 हो गई है। 1,31,242 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म की मुलाकात की दावत कबूल कर ली। मुलाकात आज रात होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात 1-on-1 होगी। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की सिफारती वफ्द के साथ भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और सिफारती वफ्द के एजाज़ में इशाया देंगे। बिलावल वज़ीर आज़म को सिफारती दौरे से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म को मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे। बजट सिफारिशात तस्लीम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा करेंगे। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर भी बात होगी। ईरान इसराइल कशीदगी और जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची के इलाके शराफी गोट फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 27 साल के मोहम्मद फसी के नाम से हुई। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार ड्राइवर का नाम ताहिर खान है। कोयटा के मगरबी बाईपास के करीब बस में आग लगने से 5 अफराद झुलसकर जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। अब्दुल्ला मगसी हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये शहर का नवाई इलाका है। मगरबी बाईपास रैसानी टाउन के मकाम पे जो लोडेड रक्षा है और बस में तसादुम हुआ है और इस तसादुम के नतीजे में जो रक्षा था लोडेड उसमें ईरानी पेट्रोल था और जिसकी टक्कर की वजह से जो पेट्रोल में आग भड़क उठी और उसने पूरा बस को अपने लपेट में ले लिया और इसके नतीजे में 5 अफराद झुलस के जाबाक हुए हैं, जबकि इसमें 8 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वहां उन्हें तिबी इमदाद फराम किया जा रहा है और मजीद यहाँ पे पुलिस एहलकार भी मौजूद है, तहकीकात कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो जरंज जो लोडेड रक्षा था वो उसमें पेट्रोल था, पेट्रोल से भरी जो रक्षा था लोडेड वो बस में टकरा गई जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
دادو پریس کلب کے سامنے فائرنگ کے واقعے میں 2 صحافی زخمی ہو گئے. ولی محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا ولی محمد. جی, یہ آج پریس کلب کے سامنے مسلح افراد نے فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں 2 جو ہے صحافی وہ زخمی ہو گئے ہیں شدید, جن کو یہاں سے ریفر کیا گیا ہے علاج کے لیے حیدرآباد. اور جو وہاں پہ فائرنگ کے دوران ایک شخص بھی جاں بحق ہو گیا, ہلاک ہو گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ جو جاں بحق ہلاک ہوا ہے تیسرا شخص, اس کے قبضے سے ایک پسٹل بھی برآمد ہوا ہے. اور مزید جو ہے ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ آیا کون جو ملزمان تھے ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور حقائق سامنے لائے جائیں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قبرستان کے لیے مختص زمین کو کمرشل کرنے کے خلاف کیس میں توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. سابق چیئرمین سی ڈی اے انوار الحق کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ تابندہ طارق اور ممبر اسٹیٹ طارق اسلام سی ڈی اے بھی آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے. عدالت نے درخواست کو توہین عدالت کی درخواست کے ساتھ یکجا کرنے کی ہدایت کی اور ملک عبد الرحمان ایڈوکیٹ کو مقدمے میں پروسیکیوٹر مقرر کیا. ملک عبد الرحمان فائل کا جائزہ لے کر شو کاز نوٹس تیار کریں گے, جو فریقین کی پیشی کے بعد جاری کیا جائے گا. کیس کی سماعت موسم گرما کی تعطیلات کے بعد اگست میں ہوگی. 15 جون کو چلاس کے گاؤں ہڈور اور تھور ویلی کے مختلف مقامات پر جنگلات میں لگنے والی آگ بے قابو ہو گئی. شفیع اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا شفیع اللہ. جی, دیامر گلگت بلتستان کا علاقہ ہے اور چلاس سے متصل یہ مقام ہے, اور جہاں کے کئی جنگلات میں جو ہے کہ آتشگی ہوئی ہے, اور جس میں استار نالا, سور چپ نالا اور شی نالا اور منہ نالے میں بڑی پیمانہ پہ جو ہے کہ آتشگی ہوئی ہے. اور آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ جس کے باعث جو ہے کہ پورے جنگل کے جو جنگلی حیات ہیں وہ متاثر ہیں, جبکہ آگ کی شدت اتنی بڑھ چکی ہے جس کے باعث جو ہے کہ پورا جنگل آگ کی لپیٹ میں ہے. اور ریسکیو امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں محکمے کی جانب سے, اور تاہم جو ہے کہ آگ بے قابو ہوتی جا رہی ہے. علاقہ مکین اور مقامی لوگوں نے جو ہے کہ پاک فوج سے ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن کی بھی مدد کی اپیل کی ہے, اور آگ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ آگ گزشتہ 15 جون کو لگی ہے, تاحال یہ آگ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کا مرکزی بس اسٹینڈ بنیادی سہولیات سے محروم ہے. مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے جہانزیب وسیر کی رپورٹ. ضلع حکومت کے ترقیاتی دعوے اپنی جگہ, لیکن سکھر کا مرکزی بس اسٹینڈ مقامی حکومت کی کارکردگی کا اصل چہرہ دکھا رہا ہے, جہاں نہ پینے کا صاف پانی ہے, نہ بجلی, نہ بیٹھنے کی مناسب جگہ, اور نہ ہی صفائی کا کوئی خاص بندوبست ہے. پانی ہے نہیں, کچھ ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی سہولت نہیں ہے. بس اسٹاپ ہے, ادھر صفائی مفائی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی سہولت نہیں ہے ادھر. خواتین, بزرگ اور بچے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. باتھ روم کی ابتر حالت, سیکورٹی کا کوئی بندوبست نہیں, کچرے کے ڈھیر بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں. نہ بجلی ہے نہ پانی ہے, کوئی بھی ادھر سہولت نہیں دے رہی ہے گورنمنٹ. لینڈریں دیکھ لو, اب سارے یہ اڈے کے حالات دیکھ لو, بہت برے اڈے کے حالات ہیں. پرچیاں 100 روپے لی جاتی ہے, اور نہ کوئی پنکھا ہے, نہ کوئی بجلی ہے, نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے. کوئی سہولت ہمیں نہیں ہے, نہ گاڑیوں کے لیے, نہ ڈرائیور کے لیے, نہ پیسنجر کے لیے. مسافروں کا کہنا ہے کہ صوبائی اور ضلع حکومت کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے. ضلع انتظامیہ کی خاموشی اور حکومت کی بے حسی نے سکھر کے عوام اور مسافروں کو لاوارث چھوڑ دیا ہے. کیمرامین شاول خان کے ساتھ جہانزیب بصیر, ARY نیوز سکھر. پاکستان کی معروف توانائی کمپنی انوریکس گروپ آف انڈسٹریز نے اپنی کامیابیوں کے سفر میں ایک اور بڑا قدم اٹھاتے ہوئے مین شارع فیصل پر اپنے انوریکس EV شو روم کا افتتاح کر دیا ہے. انوریکس کے CEO محمد ذاکر علی, ڈائریکٹر عبد الرحمان اور سندھ کے وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے بطور مہمان خصوصی شو روم کا فیتا کاٹ کر افتتاح کیا. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ EO چارجنگ اسٹیشن پورے سندھ میں قائم کیے جائیں گے. چیئرمین PP بلاول بھٹو زرداری کے ویژن پر سندھ حکومت کام کر رہی ہے. محمد ذاکر علی نے کہا کہ ہمارا مقصد عوام کو ایسی جدید اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کرنا ہے جو کم سے کم لاگت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ دے. ہماری گاڑیوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی آپریٹنگ لاگت تقریباً 0 کے برابر ہے, جو آج کے دور میں ہر پاکستانی کی ضرورت بن چکی ہے. اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز.
ہوشیار، چلاک اور ماحول دوست روبوٹ پلمبرز جو بنا کھدائی یا توڑ پھوڑ کے ٹوٹے اور لیک پائپ جوڑ سکتے ہیں۔ یہ روبوٹس نہ صرف ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں بلکہ ٹیم ورک سے جلد از جلد مرمت کا کام بھی مکمل کرتے ہیں۔ ننھے پلمبرز بہت ہوشیار ہیں، صارفین کے کنیکشنز جیسے حساس علاقوں سے بچتے ہیں اور پیچیدہ راستوں کو اپنی آل، ٹرین، ٹانگوں سے بآسانی عبور کرتے ہیں۔ جہاں انسانی رسائی ممکن نہیں، جیسے پرانے سیور، گیس لائنز یا خطرناک کیمیکل والے علاقے، وہاں بھی یہ روبوٹس بخوبی کام کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ روبوٹ زیر زمین انفراسٹرکچر محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے پچھلے سال کی شکست کا بدلہ لے لیا، قطر کو ہرا کر ایشین والی بال نیشنز کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قومی ٹیم آج فائنل میں میزبان بحرین سے ٹکرائے گی۔ بڑی کامیابی پر کھلاڑیوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ تمام مقابلے اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ایشین 6 اسٹریٹ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی دھوم۔ محمد آصف، اویس منیر اور محمد سجاد نے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کولمبو میں جاری ایونٹ کے گروپ مرحلے میں اویس نے تینوں میچ جیتے۔ بھارت کے پشپندر سنگھ کو بھی 4-2 کے سکور سے شکست دی۔ آصف اور سجاد نے بھی 2-2 مقابلے جیت کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنائی۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام لاہور کے نجی کالج میں اولمپک ڈے، پیرس اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم، ہاکی اولمپئنز، مقامی ایتھلیٹس اور طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تمام کھلاڑیوں نے ایونٹ کا بینر اٹھا کر واک کی۔ ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے کے لیے اپنا بیسٹ دوں گا۔ اولمپکس 2028 میں بھی میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کروں گا۔ بالر پاکستانی، وکٹ کیپر ہندوستانی۔ انگلش کاؤنٹی میں محمد عباس اور ایشان کشن ایک ہی ٹیم میں شامل۔ ایشان کشن نے محمد عباس کی گیند پر بیٹر کا کیچ لیا، دونوں نے گلے مل کر خوب خوشیاں منائیں۔ Three slips in place and Abbas going round the wicket to the first of the left-handers and he's gone. First ball of the innings. Adam Lyth is out. And that pretty much sums up Yorkshire's day so far. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہے RY نیوز۔